वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। थर्ड लेक्चर है साउंड के ऊपर में। बहुत सारा चीज़ क्लियर हो गया कि साउंड कैसे क्या होता है, कैसे प्रोपोगेट करता है, साउंड डिस्टरबेंस किस फॉर्म में मूव होता है, वो सब ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड वेव जो होता है वो डिफरेंट पैरामीटर्स के फॉर्म में, एनवायरनमेंट के जो डिफरेंट पैरामीटर्स है, मतलब स्पीड ऑफ साउंड वेव जो है वो एनालिटिकली क्या होगा, किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन होता है वो, और प्रेशर का जो इक्वेशन अभी तक हम लोगों ने देखा है पिछले लेक्चर्स में, उसको लिखते हैं। क्या है वो था हमारे पास, S इक्वल टू S0 साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। ये था इक्वेशन ऑफ साउंड वेव डिस्प्लेसमेंट के लिए पार्टिकल का। और प्रेशर के फॉर्म में अगर लिखें तो वो था P इक्वल टू P0 साइन ओमेगा टी माइनस एक्स, कॉस में था। ठीक है, प्रेशर जब हो गया तो वो कॉस में हो गया था, कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। ये हमें पता है, राइट। ये था जहाँ पर P0 क्या है, वेयर P0 इक्वल टू मैक्सिमम डेविएशन ऑफ प्रेशर जो होता है, मैक्सिमम प्रेशर एम्पलीट्यूड, दैट इज इक्वल टू BS0 ओमेगा बाई वी। ये था P0। ठीक है, तो इसको, तो ये इक्वेशन हो गया, आपको समझ में आ गया। ठीक, अब मान लीजिए कि जो एक एलिमेंट लेते हैं, उस एलिमेंट के लिए हम न्यूटन सेकेंड लॉ लिखना चाहते हैं फोर्स के टर्म में। मान लीजिए एक एलिमेंट है, एयर का जो एलिमेंट है वो एलिमेंट इस तरह से लिए हैं। ठीक है, और उस एलिमेंट के लिए, उस एलिमेंट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है वो A है, और सपोज कीजिए इस साइड में जो प्रेशर है वो प्रेशर P है, और इस साइड से जो प्रेशर है वो P प्लस डेल्टा P है। तो एरिया दोनों का सेम है, स्मॉल एलिमेंट, और वेलोसिटी V है, किसका, वेव का वेलोसिटी, मतलब डिस्टरबेंस का वेलोसिटी। तो इसका जो मास है वो, इस पर जो फोर्स जो लग रहा है वो फोर्स कितना लगेगा, एक तरफ से आपका P प्लस डेल्टा P और इधर से, तो इस तरफ मोशन हो रहा है तो इस तरफ फोर्स कितना लग रहा है, तो डेल्टा F अगर हम उसको लिखते हैं, डेल्टा F इक्वल टू फोर्स ऑन दिस एलिमेंट, तो वो फोर्स कितना है डेल्टा F, वो है डेल्टा F इक्वल टू P माइनस P प्लस डेल्टा P। राइट साइड की तरफ जो फोर्स है, जिस तरफ वेलोसिटी है वो, इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तभी तो होगा फोर्स। तो ये हो जाएगा आपका माइनस A टाइम्स डेल्टा P। ठीक है, डेल्टा P बाई दोनों एंड के बीच का प्रेशर डिफरेंस फोर्स, तो A माइनस डेल्टा P। अब क्या है कि दिस इज इक्वल टू माइनस A और डेल्टा P, तो P पता है हमें ये है, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो डेल्टा P बाई डेल्टा x आएगा, डेल्टा P बाई डेल्टा x ऑन डिफरेंशिएटिंग। अब ये क्या है, थोड़ा सा मैथ्स आ जा रहा है, तो मैथ्स आ जा रहा है तो इसको मैथ्स जो है ना, बेसिक मैथमेटिक्स जो फिजिक्स का आता है वो सीख लेना हो। तो डेल्टा P बाई डेल्टा x करेंगे तो P0 कांस्टेंट है, ठीक है, और डिवाइड बाई V भी आ जाएगा, ओमेगा बाई V आ जाएगा, और फिर कॉस का जो हो जाता है माइनस साइन हो जाता है, तो वो आपको आ जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई फी के फॉर्म में। ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी के फॉर्म में आ जाएगा, इंटू डेल्टा एक्स भी आएगा। ये जो है आपका डिफ्रेंशिएट, डेल्टा एक्स तो नीचे में है, तो ये जो है आपका डिफ्रेंशिएट करके आया, तो डेल्टा P जो आ जाएगा, डेल्टा P दैट विल बी इक्वल टू P0 ओमेगा बाई वी साइन डेल्टा एक्स कर देंगे, नीचे से ऊपर चला गया डेल्टा एक्स, साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। ठीक है, तो डेल्टा F जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डेल्टा F दो बार माइनस आएगा, एक बार जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल्टा x जो है माइनस डेल्टा x, दो बार माइनस माइनस आएगा जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो कॉस के लिए माइनस साइन एक बार आएगा, और एक बार जो होगा इस माइनस x के लिए आएगा, तो वो दोनों मिलके प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा P ये हो गया, वैल्यू पुट कर देते हैं, P0 का वैल्यू भी पुट कर देते हैं, तो ये डेल्टा x, ठीक है, उसके बाद ओमेगा बाई वी, उसके बाद P0 दैट इज BS0 ओमेगा बाई वी। ठीक है, इनटू कितना आ जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अच्छा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को यूज करते हैं, देखते हैं क्या होता है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर इस पर लगाते हैं F इक्वल टू ma,
ये जो एलिमेंट है इसके ऊपर में इसका मास डेल्टा एम है और फोर्स लग रहा है इस तरफ ये डेल्टा एफ, तो एफ इक्वल टू एम में भी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या है, एफ इक्वल टू एम ए, वो वाला इक्वेशन लगाएंगे। यहाँ पे डेल्टा एफ है तो एफ की जगह डेल्टा एफ लिखेंगे, एम की जगह डेल्टा एम लिखते हैं, और एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल का, ठीक है, एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखेंगे, डेल्टा एफ बाई ए। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, डेल्टा एम ए लिखेंगे तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा एफ बाई डेल्टा एम। और डेल्टा एफ का एक्सप्रेशन जो है अभी अभी हमारे पास आया है, वो आया है A/B0 AB, देख लीजिए क्या है, A/B/S0 ओमेगा स्क्वायर बाई वी स्क्वायर डेल्टा एक्स, स्क्वायर बाई वी स्क्वायर और डेल्टा एक्स, ये एक्सप्रेशन आया है। देन साइन ओमेगा टी, ये एक्सप्रेशन आया है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, डेल्टा एम का वैल्यू पुट कर देंगे। डेल्टा एम जो हो जाएगा, बिकॉज डेल्टा एम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू डेल्टा एक्स, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो ये आपका हो जाएगा A/B/S0 ओमेगा स्क्वायर डेल्टा एक्स बाई वी स्क्वायर और A रो डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कट जाएगा, A से A कट जाएगा, और क्या बच गया, साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। ये मैं 1 बाई 1 इसलिए कर रहा हूँ कि आप भी करें खुद से एक बार समझने के बाद। तो बी ओमेगा स्क्वायर बाई रो वी स्क्वायर, रो रह गया, रो वी स्क्वायर S0 साइन ओमेगा टी माइनस, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर लिखना चाहें, क्या पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, तो क्या लिखेंगे, A इजकल टू डेल्टा टू एस बाई डेल्टा टी स्क्वायर। ये डेल्टा लिखते हैं, D नहीं लिखते हैं, पार्सल डेरिवेटिव है, समझ रहे हैं, मतलब x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, ये x को वेरिएबल नहीं मान के t को वेरिएबल मान के किया गया। तो अगर s हमारे पास कितना है, s पता है, तो उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा, s है आपके पास S0 साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी, ठीक है। एक बार डिफ्रेंशिएट करिएगा तो डेल्टा S बाई डेल्टा t जो हो जाएगा वो हो जाएगा S0 ओमेगा कॉस ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी, और दोबारा जब डिफ्रेंशिएट करिएगा तो डेल्टा 2s बाई डेल्टा टी स्क्वायर वो हो जाएगा कितना, माइनस S0 ओमेगा स्क्वायर कॉस का फिर हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, सेम। तो कहने का क्या मतलब है, डेल्टा 2 यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर जो आपके पास है वो वैल्यू पुट कर दीजिए। देयरफॉर A इक्वल टू हो गया माइनस S0 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। अब ये वैल्यू मतलब कि ये मान लीजिए इक्वेशन 2 है और ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन और 1 2 दोनों को एक साथ लिखिएगा, मतलब कंपेयर करिएगा, क्योंकि ये भी एक्सेलरेशन का इक्वेशन है, ये भी एक्सेलरेशन का है, ठीक है। तो 1 and 2 कंपेयरिंग 1 and 2 कंपेयर करिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, B/S0 ओमेगा स्क्वायर बाई रो वी स्क्वायर, B/S0 ओमेगा स्क्वायर बाई रो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से S0 माइनस ओमेगा स्क्वायर S0, ठीक है। कितना है, ये आया एक्सेलरेशन, ठीक है, वहाँ भी एक्सेलरेशन आया था, ओमेगा स्क्वायर S0। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी निकाला जाए, जैसे कि वेलोसिटी निकाला जाए तो S0 से तो S0 कैंसिल हो जाएगा, ये S0 गया तो ओमेगा स्क्वायर भी चला गया, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा वी स्क्वायर इक्वल टू बी बल्क मॉड्यूलस बाई डेंसिटी। तो यहाँ से v का वैल्यू आ गया बल्क मॉड्यूलस बाई डेंसिटी का स्क्वायर रूट। ये जो आया इक्वेशन, ये वेलोसिटी आ गया इन टर्म्स ऑफ क्या, इन टर्म्स ऑफ इनर्शियल प्रॉपर्टीज, ठीक है, अंडर रूट बी बाई रो। यही होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब बल्क मॉड्यूलस अगर एयर का पता है या जो भी मीडियम उसका पता है, तो उसमें अगर डेंसिटी ऑफ एयर पता है तो आप लिख सकते हैं।
वेलोसिटी ऑफ बी बाई रो, बल्क मॉड्यूलस को के टर्म में। क्या हो गया, ध्यान से पढ़िए, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन मीडियम डिपेंड्स ऑन इलास्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है, और इनर्शियल प्रॉपर्टी, इन दोनों पे डिपेंड करता है। बीटा और रो इनर्शियल प्रॉपर्टी है और बीटा इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, जैसा कि हम लोगों ने ट्रांसवर्स वेव में भी देखा था, याद कीजिए, ट्रांसवर्स में भी था, इलास्टिक प्रॉपर्टी और इनर्शियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। सॉलिड के केस में क्या होता है, साउंड वेव अगर सॉलिड के केस में किया जाए तो क्या होता है, उसका जो होता है एक्सप्रेशन, इलास्टिक प्रॉपर्टी जो होता है वो यंग्स मॉड्यूलस और डेंसिटी तो आपका इनर्शियल प्रॉपर्टी। वाई क्या है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये सॉलिड का होता है, लिक्विड फ्लूइड का नहीं होता, उसमें तो बल्क मॉड्यूलस आ जाता है। और रो क्या हो गया, डेंसिटी। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये है कि कुछ अगर एग्जाम्पल्स देखें कुछ मीडियम्स का, देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे एयर का स्पीड है 332 मीटर पर सेकेंड, हाइड्रोजन का 1313 मीटर पर सेकेंड, वाटर का तो ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ बी बाई रो का वैल्यू है, समझ रहे। कॉपर के केस में देखिए, सॉलिड में आ जाइए तो इतना है, एल्युमिनियम में, तो अगर इसमें ये फ्लूइड में और सॉलिड में अगर साउंड के वेलोसिटी को कंपेयर करिएगा तो ध्यान से देखिएगा कि सॉलिड में वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ गामा बाई रो जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू बी बाई रो, ये इन मीडियम्स का काफ़ी ज़्यादा है सॉलिड में। यही वजह है कि जब कभी देखिएगा कि ट्रेन वगैरह आ रहा है, काफ़ी दूर में ट्रेन होता है, तो अगर पटरी में कान लगा के सुना जाए तो साउंड ज़्यादा सुनाई देता है ट्रेन के आने की, क्योंकि काफ़ी दूर में होता है, फिर भी आयरन के थ्रू जो साउंड का जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। स्टील में देखिए इतना है, जबकि हवा में कितना है, ओनली 332, तो ये काफ़ी तेज सुनाई देगा। क्लियर? स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस, इस पर अब थोड़ा सा और डिस्कस कर लिया जाए। स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस, तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक होता है, न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था कि गैसेस में जब साउंड का प्रोपगेशन होता है तो किस तरह से होता है, और उसके बाद लैप्लस करेक्शन, तो उसमें कुछ त्रुटि थी जिसको किन्होंने लैप्लस ने करेक्ट किया था। तो दोनों हम लोग देखे थे। पहला देखते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला एंड लैप्लस करेक्शन। पहला देखते हैं क्या है, वी नो फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए क्या होता है, आइडियल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT। और अगर मान लीजिए कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो PV इक्वल टू कांस्टेंट, जो कि बॉयल्स लॉ था, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, T मतलब टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। या एक और फॉर्मूला है PV टू द पावर ऑफ गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये कब होता है, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक का मतलब हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है। अब न्यूटन जो था वो पहली बार उन्होंने कहा था कि फर्स्ट उन्होंने एज्यूम किया था कि जो साउंड का जब प्रोपोगेशन होता है तो जो मीडियम वाइब्रेट करता है, जो कंप्रेशन और रेफ्लेक्शन क्रिएट होता है, उस ड्यूरिंग टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ये उनका कॉन्सेप्ट था। उन्होंने कहा था कि फर्स्ट ही एज्यूम्ड दैट व्हाइल साउंड ट्रेवल्स इन द मीडियम टेम्परेचर ऑफ द मीडियम डज नॉट चेंज। इसलिए उन्होंने PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट मान करके डिराइव किया था कि वेलोसिटी क्या होगा, चेंज नहीं होता है। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, बार बार मैथमेटिक्स आ रहा है इसलिए आप लोग थोड़ा सा मैथमेटिक्स जरूर, तो डेल्टा P V प्लस V डेल्टा P ये जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन वो जीरो होता है। तो यहाँ से पाया गया कि जो डेल्टा V बाई वी, डेल्टा P बाई डेल्टा V बाई V जो होगा माइनस में, वो प्रेशर के बराबर हो जाएगा। और ये नहीं, ये क्या है, ये बल्क मॉड्यूलस ही तो है, ठीक है। अगर ये प्रोसेस माना जाए आइसोथर्मल, मतलब कि टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है, अगर आइसोथर्मल माना जाए प्रोसेस को, साउंड प्रोपगेशन के प्रोसेस को, तो हम लोग वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है वो लिख सकते हैं अंडर रूट P बाई रो, प्रेशर बाई रो। कौन सा प्रेशर, P मतलब एटमॉस्फेरिक, जो वहाँ पे जो मतलब कि नॉर्मल प्रेशर से जो एक्स्ट्रा प्रेशर, न एम्पलीट्यूड की जो बात कर रहे हैं, P बाई रो। डेल्टा P और प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो एक सेकेंड, ये कितना हो जाएगा, V इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड अंडर रूट P बाई रो।
ठीक है, प्रेशर बाय रो हो जाएगा। क्लियर है। अगर इसकी वैल्यू को पुट किया जाए तो देखा गया है, अगर पुट किया जाए, मान लीजिए कि डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी को 1.293 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ एयर मान लिया जाए, ठीक है। तो और प्रेशर एट नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर निकाला जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ पी बाई रो का जो वैल्यू आता है वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए, वो आता है 280 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बट एक्चुअल कितना है, 332 मीटर पर सेकेंड। तो कहीं ना कहीं एरर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस एरर को स्टडी करते करते लैप्लस साइंटिस्ट थे, उन्होंने सजेस्ट किया, और उनका सजेशन ये था कि ये जो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट मान करके जो आप इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, वहीं कहीं प्रॉब्लम है। उन्होंने क्या बोला कि लैप्लस सजेस्टेड दैट द कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन टेक्स प्लेस टू रैपिडली, इतना जल्दी होता है ना कि उसके पास हीट ट्रांसफ़र करने का समय नहीं होता है टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए। गैस एलिमेंट डज नॉट गेट इनफ टाइम टू एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग एंड हेंस दिस इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। आप जो आइसोथर्मल माने थे वो उसमें कहीं एरर है। तब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि पी वी टू दी पावर ऑफ गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेके करिए और देखिए क्या होता है। तो पी वी टू दी पावर ऑफ गामा कॉन्स्टेंट अगर ले लेते हैं, फिर इसका लॉग ले लेते हैं, तो मान लीजिए लॉग पी वी, जो आपका हो जाएगा लॉग पी प्लस गामा लॉग वी इक्वल टू कांस्टेंट, और फिर इसका डिफ्रेंशिएट करिएगा तो डेल्टा पी बाई पी प्लस गामा डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू 0 आएगा। और यहाँ से फिर वो एक्सप्रेशन लाइए, कौन सा, वो एक्सप्रेशन, तो यहाँ से आपको मिलेगा डेल्टा वी बाई वी, मतलब कि बल्क मॉड्यूलस का जो वैल्यू हो जाएगा, जिसे वहाँ पे आया था ना, माइनस पी बाई डेल्टा वी बाई वी का वैल्यू निकालिए फ्रॉम 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा गामा पी बाई गामा पी, ठीक है, ये गामा पी आ जाएगा। तो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ, पहले पी था अब हो गया गामा पी बाई रो एडियाबेटिक के लिए। और इसमें अगर वैल्यू पुट किया गया, कितना, जो वैल्यूज पुट किया गया आफ्टर पुटिंग वैल्यूज, वही जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गामा इज इक्वल टू 1.4 एयर के लिए होता है, और रो इज इक्वल टू जितना पुट किए थे 1.293 के आसपास, तो 1.3 मान लीजिए, 1.3 kg पर मीटर क्यूब। ये पुट करने पर जो वेलोसिटी का वैल्यू आया वो 332 मीटर पर सेकेंड आया। तो ये तो मैच कर गया, ये तो बिल्कुल ओरिजिनल से मैच कर गया। इसका मतलब जो प्रोसेस होता है वो ऐसे आइसोथर्मल ना होकर के एडियाबेटिक होता है। तो लैप्लस करेक्शन ने वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, इसको बोलते हैं लैप्लस करेक्शन। उसने क्या किया, न्यूटन्स लॉ में करेक्शन किया। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं, तो वेलोसिटी के स्पीड ऑफ साउंड के बारे में हम लोग पढ़ते जा रहे हैं कि किस तरह से उसका डेरिवेशन है, क्या है, क्या क्या चेंजेज आया है। अब देखते हैं कि उसका टेम्परेचर पर क्या असर पड़ता है वेलोसिटी और ह्यूमिडिटी का। इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑन स्पीड ऑफ एयर, वो किस तरह से होता है। तो हमें पता है कि पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, लेके चलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर आइडियल गैस, ठीक है। तो पी वी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट केवल आइसोथर्मल में होगा, अदरवाइज पी वी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी इक्वल टू एन आर टी से होता है, ठीक है। तो क्या किया जाए, तो फॉर ए गिवन मास ऑफ ए एलिमेंट, फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस, मतलब मास कांस्टेंट कर दिए, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, होगा कि नहीं, डेंसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो डेंसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो P बाई सम कांस्टेंट टाइम्स T इक्वल टू कांस्टेंट बोल सकते हैं। C भी एक कांस्टेंट है कोई ना कोई, है कि नहीं।
तो प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो गया, तो वेलोसिटी जो होगा स्क्वायर रूट ऑफ पी बाई गामा पी बाई रो जो होता है वो इस समय क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ पी की जगह क्या लिख सकते हैं, सम कांस्टेंट गामा, तो सी रो टी लिख सकते हैं, गामा सी टी रो नहीं, वी इजकल टू गामा पी बाई रो, तो पी बाई रो जो हो गया पी बाई रो, यहाँ पी बाई रो लिखते हैं। ठीक है, पी बाई रो, ठीक है, पी बाई रो, सी गड़बड़ की है, पी बाई रो होगा, पी बाई रो टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, रो क्योंकि वी को हम लोग सम कांस्टेंट बाई रो लिख सकते हैं, तो ये हो गया, तो सी गामा टी आ जाएगा। इसका मतलब v इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के। इफ़ टी रिमेन्स कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर टी को कांस्टेंट किया जाए तो पी और रो मतलब प्रेशर और डेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला स्पीड पर। ठीक है, प्रेशर और वो क्या करता है, स्पीड को चेंज नहीं करता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी आपका याद रखने वाला चीज़, टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। क्लियर है। अब मान लीजिए कि लेट T0 इक्वल टू 273 केल्विन 273 केल्विन टेम्परेचर है। ठीक है, जहाँ उस समय स्पीड जो देखा गया है वो नॉर्मली V0 मान लीजिए स्पीड है उस समय। ठीक है, एंड V0 इज स्पीड ऑफ साउंड। तो हम लोग अगर इसके टर्म में लिखें तो V बाई V0 इजकल टू स्क्वायर रूट ऑफ T बाई T0 कर सकते हैं, हाँ कि नहीं। तो स्क्वायर रूट ऑफ T बाई T0 को कर सकते हैं, T को डिग्री सेल्सियस में 273 ऐसे कर सकते हैं, डिवाइड बाई 273, और जब इसको और आगे करेंगे तो ये आ जा रहा है कितना, 1 प्लस T डिग्री सेल्सियस बाई 273। फिर इसको अगर बाइनोमियली एक्सपेंड करते हैं तो कितना हो जाएगा, बाइनोमियली एक्सपेंड मतलब 1 प्लस T बाई 273 को टू दी पावर ऑफ 1/2 लिखेंगे और फिर बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे, कैसे, बाइनोमियली। और जो हायर ऑर्डर टर्म है T बाई 273 का उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास V इक्वल टू हो जाएगा V0 कितना हो जाएगा, 1 प्लस हाफ T मतलब T बाई 546 ये आ जाएगा। ठीक है, V0 क्लियर है। तो ये एक फॉर्मूला आ गया, अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो फट से हम लोग निकाल सकते हैं। V0 क्या है, स्पीड एट 273 केल्विन। ठीक है, अब क्या किया जाए, डेंसिटी ऑफ वाटर अगर है, मॉइस्चर रहता है ना, बरसात के समय में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो मॉइस्चर की वजह से स्पीड जो होता है वो इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, ये पहले खुद सोचिए और फिर थियोरी को पढ़िए। देखिए, डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर इज लेस देन दैट ऑफ ड्राई एयर। अब इतना अगर समझ में आ गया, और डेंसिटी पर कैसे असर करेगा अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम रहे, सेम प्रेशर रहे, तो किस तरह से डेंसिटी इफेक्ट करता है वो देखिए। द डेंसिटी ऑफ मॉइस्चर इज लेस देन दैट ऑफ ड्राई एयर, एज ए रिजल्ट स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, क्योंकि डेंसिटी के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। क्या है, अभी हम लोगों ने देखा है V इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रो, रूट रो। ठीक है, क्यों, V इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गामा पी बाई रो था ना, एट सेम प्रेशर ना, गामा पी बाई रो, ये क्या हो जाएगा, एट सेम प्रेशर, एट सेम प्रेशर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है और उनका एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड जो है कि तीव्रता हिंदी में इसे कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वो देखते हैं। ओके, इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए सबसे पहले ये देखिए कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो है और प्रेशर के टर्म में जो इक्वेशन है वो लिखते हैं क्या है, और फिर हम लोग देखेंगे कि इंटेंसिटी का मतलब कि एनर्जी जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो कितना है, वही तो इंटेंसिटी है। ठीक है, या मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो इंटेंसिटी कहलाता है, एनर्जी पर यूनिट, पावर कह लीजिए उसे। ठीक है,
पावर ट्रांसमिटेड अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, वही है आपका इंटेंसिटी निकालेंगे, ठीक है। सो लेट S इक्वल टू S0 साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी और P इक्वल टू P0 कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, जो इक्वेशन होता है वो लिखते हैं, ठीक है। लिख दिए। यहाँ पर P0 क्या है, P0 है आपका P0 इक्वल टू क्या था, B ओमेगा S0 बाई वी। कुछ चीज़ें ना आप जितना याद रखिएगा उतना न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त या डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स कभी आएगा तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। तो अब हम लोग लिखते हैं कि पावर ट्रांसमिटेड अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो किस फॉर्म में आएगा। मान लीजिए ए क्रॉस सेक्शन एरिया है तो पावर मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी डब्ल्यू डॉट लिखते हैं उसके, ठीक है। डॉट का मतलब होता है डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम, ठीक है। डॉट एक्सप्रेशन है, डब्ल्यू इक्वल टू लिखेंगे क्या, पावर का देखो क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है एफ डॉट वी। ये होता है कोई अगर पार्टिकल मूव कर रहा हो वी वेलोसिटी से, उस पर एफ फोर्स लग रहा है तो पावर का ये डेफिनेशन होता है। और अगर एफ और वी सेम डायरेक्शन में है जैसा कि यहाँ पे है किसी पार्टिकल के लिए, तो एफ इंटू वी हो जाएगा। हम वही करने वाले हैं। एफ का मतलब प्रेशर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वी का मतलब होता है डेल एस बाई डेल टी। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो जो पावर जो हो गया डब्ल्यू डॉट वो कितना हो गया, प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर का हमें फॉर्मूला पता है P0 जो डिफरेंशियल प्रेशर है, P0 कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, ठीक है, इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डेल्टा एस बाई, और एस है हमें पता है यहाँ से, तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी भी निकल जाएगा। ध्यान से देखिएगा तो मतलब कि पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है। एस इक्वल टू S0 साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। अब इसको आप अगर पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं जहाँ पे x कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है तो ये हो जाएगा S0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, ओमेगा बाई वी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो अब इसको वैल्यू अगर पुट कर देते हैं, P का वैल्यू पुट कर दिए हैं P0 कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, और S का वैल्यू डेल्टा एस बाई डेल्टा एस बाई डेल्टा टी का हो गया S0 ओमेगा बाई वी कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा P0 का वैल्यू पुट कर देते हैं B ओमेगा S0 बाई वी, ये हो गया। फिर यहाँ पे कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, ठीक है। इसका भी डिफ्रेंसिएशन किए हैं यहाँ पे, तो साइन का कॉस हो गया है तो 2 बार कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी होगा, इंटू S0 ओमेगा बाई वी भी है यहाँ पे, उसके बाद है कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। क्लियर है। कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये कहीं से उड़ के नहीं आया, यहीं पे है। तो ये कितना हो जाएगा, एरिया को हम लोगों ने कहीं छोड़ दिया है, कहीं यहाँ पर लिख देते हैं एरिया, ठीक है। यहाँ भी एरिया है, एक बार एरिया आएगा, 2 बार नहीं। एरिया हो गया ए ओमेगा स्क्वायर S0 स्क्वायर, S0 भी 2 बार आया है, डिवाइड बाई वी। क्लियर है। और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, कॉस स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आ गया बी ए ओमेगा स्क्वायर S0 स्क्वायर बाई वी, ये एक कॉस स्क्वायर ओमेगा। अब ये क्या है, ये पावर ट्रांसमिटेड है, इसको हम लोग डब्ल्यू डॉट से डिनोट किए हुए हैं। अगर हमें पता चल मैंने एवरेज पावर निकालना हुआ, ये एवरेज पावर क्या होगा, क्योंकि ये तो टाइम और एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ जो होगा वो इसका वैल्यू डब्ल्यू क्या हो जाएगा, तो एवरेज जो होता है इसका जो वैल्यू होता है एवरेज, वो हम लोगों को पता है कि हाफ होता है। साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर कोई भी टर्म हो तो उसका एवरेज वैल्यू हाफ होता है। एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी इज हाफ इन 1 साइकिल या आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। इसका मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ पावर क्या हो जाएगा, एनर्जी ट्रांसमिटेड का एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए। सो इंटेंसिटी का मतलब विच इज इक्वल टू द एवरेज पावर ट्रांसमिटेड अक्रॉस यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, तो एरिया से भी डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर इंटेंसिटी विच इज इक्वल टू द एवरेज पावर ट्रांसमिटेड अक्रॉस यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज, इसी को इंटेंसिटी कहा गया है। तो आई जो हो जाएगा, एवरेज ले रहे हैं, ठीक है। डब्ल्यू डॉट था, डब्ल्यू डॉट का एवरेज ऐसे डिनोट किया जाता है, और एवरेज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर S0 स्क्वायर बी बाई वी, क्योंकि ए तो रहेगा नहीं, एरिया से डिवाइड हो गया है,
ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर ओमेगा को 2 पाई न्यू लिखते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी होता है ना, तो ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा तो BS0 स्क्वायर न्यू स्क्वायर करके खुद से देखिए डिवाइड बाई V, ये एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है। क्यों, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे पास अगर हम इसको B को कुछ और फॉर्म में लिखना चाहें, B इक्वल टू रो V स्क्वायर होता है, तो V इक्वल टू क्या आएगा, V को हटाना चाहते हैं या S0 है हमारे पास, P0 है। P0 का वैल्यू क्या था, P0 था B ओमेगा S0 बाई V, P0 इक्वल टू B ओमेगा S0 बाई V। तो अगर इसको P0 स्क्वायर के टर्म में किया जाए, तो P0 स्क्वायर अगर लिखा जाए तो इसका मतलब B ओमेगा स्क्वायर S0 स्क्वायर बाई V स्क्वायर करना होगा। तो इसके लिए क्या क्या, ओमेगा स्क्वायर S0 स्क्वायर ऑलरेडी था, V भी एक था नीचे, तो ऊपर V से एक मल्टीप्लाई करना होगा। P0 स्क्वायर के टर्म में लाना चाह रहे हैं इसको, ये S0 के स्क्वायर के टर्म में था, उसको P0 स्क्वायर में, मतलब डिस्प्लेसमेंट से प्रेशर में एंटर कर रहे हैं। तो ओमेगा स्क्वायर S0 स्क्वायर था ही, B भी है ऑलरेडी उसमें था, केवल क्या नहीं था, V स्क्वायर नीचे B स्क्वायर, तो एक तरफ V और B एक नीचे आ गया, V बाई B जो है वो एक नीचे आ जाएगा और हाफ रहेगा। ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ P0 स्क्वायर और V बाई B को नीचे B भी बोल सकते हैं, V बाई B बोले, P0 स्क्वायर V बाई B, यही टर्म आ रहा है। ठीक है। तो दिस इज हाफ, थोड़ा और ढंग से लिख देते हैं, V बाई B P0 स्क्वायर, ये इंटेंसिटी का टर्म आया। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इंटेंसिटी जो है किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर स्पीड सेम रहा, बल्क मॉड्यूलस सेम रहा, इफ़ रो एंड V आर कॉन्स्टेंट, B जो है B इक्वल टू रो V स्क्वायर होता है ना जी, B इक्वल टू रो V स्क्वायर, ये है टर्म, ये भी टर्म होता है। तो इफ़ रो एंड V आर कांस्टेंट, तो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, V बाई B कांस्टेंट हो जाएगा। रो कांस्टेंट है, रो एंड V आर कांस्टेंट, इफ़ रो एंड V आर कांस्टेंट तो B कांस्टेंट, और B कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, तो B भी, तो इफ़ V भी, ऐसे सिंपल मान लो कि V एंड B आर कांस्टेंट, इफ़ रो एंड कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, रो एंड V आर कांस्टेंट, स्पीड ऑफ साउंड ये लोग कांस्टेंट हैं, तो इसका मतलब I विल बी प्रोपोर्शनल टू P0 स्क्वायर, मतलब कि इंटेंसिटी जो होता है प्रेशर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर क्या। वैसे भी हम लोगों ने देखा है कि डिस्प्लेसमेंट का नहीं होता है, SHM में क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इंटेंसिटी जो निकाले हैं पावर ट्रांसमिटेड, वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। यहाँ भी देख रहे हैं एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं, प्रेशर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है। क्लियर है। तो ये सब इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है। अब एक छोटा सा चीज़ है, वो भी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। अपीयरेंस ऑफ साउंड टू ह्यूमन ईयर। तो अब हमारे जो परसेप्शन है साउंड को लेकर के, वो क्या क्या चीज़ें, उसमें तीन चीज़ें आती है। एक आता है पिच, PITCH पिच, दूसरा आता है आपको लाउडनेस, और तीसरा आता है क्वालिटी। इन तीनों चीज़ को क्वालिटेटिवली, इसमें कोई मैथ्स नहीं है, समझना है क्या है। पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, पिच इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी इनवर्स, एक्चुअली ज़्यादा पिच का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और लाउडनेस का मतलब होता है क्या, लाउडनेस जो है वो रिलेटेड टू इंटेंसिटी, मतलब एनर्जी से रिलेटेड है, कितना एनर्जी पर यूनिट एरिया, इंटेंसिटी। ठीक है। इसका लाउडनेस जो होता है उसका यूनिट होता है डेसिबल, इसका मैथ्स है डेसिबल, डेसिबल कहा जाता है। तो जो साउंड कितना तगड़ा है कितना कम है, वो डेसिबल उसकी इंटेंसिटी से ही मेजर किया जाता है, उसकी लाउडनेस से। बहुत ज़्यादा लाउड साउंड नहीं कहते हैं कि इलीगल होता है बजाना साउंड, किसी भी फंक्शन पार्टीज़ में एक लिमिट होता है कि इतने डेसिबल से ज़्यादा आप लोकेलिटी में नहीं कर सकते हैं शोर। ठीक है। तो उसका डेसिबल यूनिट होता है जो कि D, स्मॉल d और कैपिटल B, इससे डिनोट किया जाता है।
वो देखेंगे क्या होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो लाउडनेस है, स्पेशली लाउडनेस के लिए लिख रहे हैं, उसको बीटा से डिनोट किया जाता है इंटेंसिटी, और बीटा इक्वल टू लिखा जाता है 10 log I/I0। ठीक है, यहाँ पे I0 होता है कि एक रेफरेंस इंटेंसिटी है, एक रेफरेंस कांस्टेंट रेफरेंस है, जो रेफरेंस इंटेंसिटी बोल सकते हैं कि इससे कम को हम लोग सुन नहीं सकते हैं। रेफरेंस इंटेंसिटी कितना है, I0 इक्वल टू रेफरेंस इंटेंसिटी, इसका वैल्यू कितना होता है 10⁻⁻² वाट पर मीटर स्क्वायर। एनर्जी इंटेंसिटी का तो यही ना होगा, वाट पर मीटर स्क्वायर। ये कांस्टेंट रेफरेंस इंटेंसिटी इसको बोल सकते हैं, रेफरेंस इंटेंसिटी। ठीक है, और इसी रेफरेंस के इसका लॉग स्केल में इसको लिया गया है कि इससे कितना टाइम्स होगा, क्या होगा, तो उसका डेसिबल वैल्यू क्या क्या रहेगा। ठीक है, एट I0 को रेफरेंस क्यों लिया गया है, साउंड इज जस्ट ऑडिबल। एट I0 साउंड इज जस्ट ऑडिबल, इससे कम को नॉर्मली ह्यूमन ईयर नहीं डिटेक्ट कर सकता है, तो इसलिए इसको रेफरेंस मान लिया गया। ठीक है, फॉर I0 इक्वल टू I0, अगर I इक्वल टू I0 हो तो डेसिबल बीटा क्या हो जाता है, तो बीटा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए पुट करके I0 log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो बीटा इक्वल टू 0, समझ गए ना, 0 डेसिबल मतलब उसे सुन ही नहीं सकते। कुछ एक फिगर देखते हैं, मिनिमम ऑडिबल जो होता है साउंड जो होता है वो हम लोग किस तरह से थोड़ा सा देख सकते हैं। ये इस टेबल को देखिए कि जब 0 डेसिबल है, जब हम लोग सुन ही नहीं सकते हैं, मिनिमम ऑडिबल हो गया जिसको रेफरेंस माना गया। और जब विस्परिंग करते हैं, ठीक है, फुसफुसाते हैं, तो 1 मीटर की दूरी पर जो साउंड सुना जाएगा वो 10 डेसिबल का आसपास होता है। ये फील लेने के लिए समझाया जा रहा है। और जब नॉर्मल हम बात कर रहे हैं किसी से और 1 मीटर की दूरी पर जो हमें कान में सुनाई देता है वो 60 डेसिबल का होता है। इसका मतलब 60 डेसिबल जो है वो नॉर्मल साउंड माना जाता है। उसके बाद मैक्सिमम टॉलरेबल साउंड 120 डेसिबल का होता है। इससे ज़्यादा होगा तो कान का जो मेम्ब्रेन है उसको क्षति पहुंचेगा। तो 120 डेसिबल जो है, तो ये जो फिगर है ना, ये फिगर आपको प्रैक्टिकल बनाता है लाइफ में, थोड़ा सा समझने में आसानी होगी इस चीज़ को, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो बात करते हैं वो कितने डेसिबल का निकलता है। कोई लाउड स्पीकर बजा देते हैं तो वो 80, 90, 100 डेसिबल तक चला जाता है, और 120 डेसिबल किसी मशीन के पास बैठे हुए जो बहुत तेज़ साउंड निकाल रहा है तो वो 120 डेसिबल का हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम टॉलरेबल साउंड बताया गया। ठीक है, तो लाउडनेस को लेकर के ये डेसिबल यूनिट लाउडनेस को लेकर के क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है वेव फॉर्म, जो वेव बन रहा है। तो क्या होता है कि क्वालिटी में मैथ्स नहीं है, इसमें क्वालिटी में हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि ये एक साइन वेव है, ट्यूनिंग फॉर्क से जनरेटेड वेव है। ठीक है, तो ये साइन वेव है, ये वेव बिल्कुल यूनिफॉर्म है, और ये कान को जैसा लगेगा वो, ये भी एक कर्व है, साइन वेव नहीं है, लेकिन इसका अगर देखिएगा कि वेवलेंथ जो है इसका यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ है, इसमें भी जो है वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक एक ही वेवलेंथ है। इसमें ये भी पैटर्न रिपीट हो रहा है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ रिपीट हो गया है। लेकिन इन दोनों में हम ये कह सकते हैं कि दे ऑल थ्री हैव सेम लाउडनेस, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, लाउडनेस भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी लगभग सेम ही है। ऑल थ्री हैव सेम लाउडनेस, मतलब मान लीजिए एनर्जी भी सेम होगा। ऑल थ्री हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड लाउडनेस, ठीक है, इंटेंसिटी सेम है, लेकिन फिर भी कान को तो अलग अलग सुनाई देता है। कोई प्लेजेंट होता है, कोई प्लेजेंट नहीं होता है। किसी को सुनने के बाद बहुत दिमाग ख़राब हो जाएगा, किसी को सुनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह। तो वो क्वालिटी हो गया। क्या कहते हैं, कोई हारमोनियम बजा रहा है तो क्वालिटी बहुत अच्छा है, उसमें नॉइज़ बहुत कम होता है जो कान को अच्छा नहीं लगता है। तो वहाँ तो क्वालिटी को कैसे डिफ्रेंशिएट किया गया, वेव फॉर्म से, कि वेव किस टाइप का बनता है, उससे क्वालिटी अलग अलग हो जाता है। ठीक है, इनको अगर देखिएगा तो वेवलेंथ जो है वो सेम है, इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें, लेकिन फिर भी ये मतलब हमारे ईयर के लिए, डिटेक्टर के लिए अलग अलग टाइप का साउंड रहेगा। तो वो क्वालिटी वाली बात हो गई। क्लियर, क्वालिटी भी क्लियर है। तो साउंड के बारे में मोटी तौर पर अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है, साउंड के बारे में, साउंड किस टाइप का एनर्जी है, कैसे मूवमेंट होता है, वेव फॉर्म कैसे जनरेट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को क्लियर हो गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ ए साउंड
फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इज दिस, ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द सोर्स, 5 मीटर। यहाँ पर मान लीजिए कहीं एक सोर्स है जो रेगुलर साउंड जनरेट कर रहा है, और उससे कुछ दूरी पर, मान लीजिए इतना कुछ दूरी पर जो है उसका इंटेंसिटी ये 5 मीटर पे दे दिया। कितना? 5 मीटर पे, 5 मीटर पे ये सोर्स है। तो इंटेंसिटी मतलब ये इसके स्फेयर में चारों तरफ एनर्जी फैल रहा है, तो स्फेयर का एरिया कितना होता है? मान लीजिए W जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लेट सोर्स जनरेट्स W एनर्जी पर यूनिट टाइम, W वाट हो गया, ठीक है, पावर जनरेशन हो गया। तो W इजकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? I इजकल टू क्या लिख सकते हैं? W बाई 4πr²। इसका मतलब कि डिफरेंट अगर रेडियस ड्रॉ किया जाए तो उसका जो इंटेंसिटी जो है वो उसके रेडियस पे डिपेंड करेगा। इतना दूर पे है तो इंटेंसिटी और ज़्यादा हो क्योंकि रेडियस कम है, जितना दूर जाते जाएंगे उतना ही इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कटते जाएगा। तो क्योंकि W तो कांस्टेंट है तो I इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसका मतलब I1 बाई I2 इजकल टू R2² सिंपल बात है। इसका मतलब कि I2 इजकल टू I2 इजकल टू क्या लिखेंगे? I1 R1/R2 होल स्क्वायर। अब रही बात कि इंटेंसिटी 5 मीटर पे दे दिया गया है, ठीक है, और 25 मीटर पे पूछा है, तो I2 कोरस्पॉन्डिंग टू 25 मीटर, तो I1 दे दिया गया कितना? 1 × 10⁻⁸ 1 × 10⁻⁸ दे दिया गया है I1, और R1 जो है आपका वो है 5 और ये है 25, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जा रहा है 1/25, ठीक है, मतलब कि 1/25 × 10⁻⁸। देखिए इंटेंसिटी घट गया है। दिस इज इक्वल टू 100/24 × 10⁻⁻10 कितना हो जाएगा? वाट पर मीटर स्क्वायर, पर यूनिट एरिया ही तो निकाल रहे हैं। क्लियर है? तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी आपका, वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इफ़ द साउंड लेवल इन ए रूम इज इंक्रीज फ्रॉम 50 डेसिबल टू 60 डेसिबल, बाय व्हाट फैक्टर इज द प्रेशर एम्पलीट्यूड इंक्रीज? अच्छा, डेसिबल से प्रेशर एम्पलीट्यूड का क्या लेना देना है? डेसिबल से किस चीज़ का लेना देना है? अगर आप थियोरी में जाएं तो देखें कि जो मेजरमेंट ऑफ साउंड जो है, जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं प्रैक्टिकल में, इंटेंसिटी को, वो डेसिबल ही है, लेकिन इंटेंसिटी है, और यहाँ प्रेशर एम्पलीट्यूड पूछा है, तो इंटेंसिटी और प्रेशर में क्या रिलेशनशिप है? तो वो हमें पता है कि इंटेंसिटी जो होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। बस जब इतना पता चल जाएगा तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगी, ठीक है। तो मान लीजिए कि डेसिबल जो है जिसको बीटा से डिनोट किया गया है इंटेंसिटी के लिए, तो बीटा इजकल टू क्या होता है? 10 log I/I0। याद कीजिए ये फॉर्मूला आपके पास होता है, बीटा इक्वल टू I/I0, जहाँ पर I0 एक फिक्स वैल्यू है। I0 इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁻12 ये होता है ना। I0 का वैल्यू 10⁻⁻12 होता है, -10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर। अब रहा बात कि मान लीजिए बीटा 1 इक्वल टू लिखेंगे, बीटा 1 इक्वल टू 10 log I/10⁻⁻12। अब बीटा 1 का वैल्यू कितना दिया? 50 मान लेते हैं। 50 इक्वल टू 10 log I/10⁻⁻12। यहाँ इंटरेस्टिंग ये है, ये 5 हो गया, 5 इक्वल टू लॉग, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, हम मेडिकल वालों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी वहाँ यहाँ पर। I/10⁻⁻12 क्यों? क्योंकि कहेंगे कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। 10⁻, तो इसका लॉग का जो बेस है वो 10 है, इसका मतलब हो जाए 10⁻5 इज इक्वल टू होता है I/10⁻⁻12। तो यहाँ से I का वैल्यू आ जाता है, I इज इक्वल टू 10⁻5 इंटू 10⁻⁻12 मतलब 10⁻⁻7। ठीक है, ये क्या आ गया? I का वैल्यू आया 10⁻।
10⁻⁻7 वाट पर मीटर स्क्वायर किसका वैल्यू है, I1 का। सिमिलरली I2 का वैल्यू आ जाएगा, I2 जो आ जाएगा वो हो जाएगा 10⁻6 60 डेसिबल लिखेंगे इंटू 10⁻⁻12 जो कि 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या है कि वी नो I इज प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर, प्रेशर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, P नॉट ले लेते हैं, ठीक है, P स्क्वायर। तो I1 हमें क्या बोला गया है कि प्रेशर एम्पलीट्यूड ना बाय वाट फैक्टर, मतलब P2 बाई P1 निकाल लेते हैं, P2 बाई P1। तो I2 बाई I1 इक्वल टू P2 बाई P1 का स्क्वायर। तो P2 बाई P1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ I2 बाई I1, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ I2 बाई I1 वैल्यू पुट कर दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ कितना 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 10⁻⁻7 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 10, यही आ गया। P2 इज टू P1 आ गया ना जी, √10, यही आंसर है। क्लियर है। देखिए ये जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट से समझ करके कर रहे हैं, ठीक है। आप खुद से पहले ट्राई कीजिए, जब नहीं बने तब जा करके इसको देखिए।